हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग थायोपीन कंप्लीट किए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे उसी के आगे नेक्स्ट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पिरिडीन। ठीक, पिरिडीन क्या होता है पहली बात जानिए। पिरिडीन का जो दूसरा नाम होता है एजीन होता है। ठीक, पिरिडीन को एजीन भी कहते हैं। यह 6 मेंबर साइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें हेट्रो एटम नाइट्रोजन होते हैं, जैसे आपको इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है। ठीक, 6 मेंबर का एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या हेट्रो एटम क्या है, नाइट्रोजन एटम है। जिस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में 5 कार्बन एटम होते हैं और 1 नाइट्रोजन होता है। ठीक, बात आती है अगर पिरिडीन की बात हम करें, पिरिडीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सब पिरिडीन में सॉल्वेंट होते हैं, यानी कि सॉल्युबल होते हैं। कहने का क्या मतलब, पिरिडीन एक बेस्ट सॉल्वेंट होता है फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंडों के लिए। और पिरिडीन जो होता है ये कोलतार के लिटिल ऑयल फ्रैक्शन में, जैसे कोलतार में पेट्रोलियम के 3 पार्ट होते हैं, जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं ना तो क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड मिलते हैं, मिडिल मॉलिक्यूलर के और हाई मॉलिक्यूलर वेट के। तो जो लिटिल फ्रैक्शन वाले, जो मीडियम कार्बन के या कम कार्बन वाले कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन, उसी में ये पाया जाता है। कोलतार के साथ में पाया जाता है या पाइराल के साथ में भी इम्प्योरिटी के फॉर्म में ये पाया जाता है। ठीक, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये तो थी कुछ इंट्रोडक्टरी बातें, पिरिडीन होता क्या है। एक बात और जान जाइए यहीं पे, पिरिडीन पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन पे, ये पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि देखो हम बताए थे अगर हेट्रो एटम पे लोन पेयर होगा, अगर वो सिंगल बॉन्डेड दोनों तरफ होगा, उसके बाद डबल बॉन्ड में कॉन्जुगेशन होता था, तो वो पाई बॉन्ड, उसका लोन पेयर पाई बॉन्ड में या पाई इलेक्ट्रॉन में कंसीडर किया जाता था। लेकिन यहाँ पर देखो आइदर साइड, एक तरफ नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड लेकिन एक तरफ पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्डेड है, इसलिए इसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है डीलोकलाइज नहीं हो पाता है। सो इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को पाई बॉन्ड में कंसीडर नहीं करते। ये बात याद रखिएगा। ठीक, तो चलिए जो बातें कुछ हम आपको इंट्रोडक्शन बताएं इसके पिरियड के, सारी बातें को लिख लेते हैं। लिखिए इसमें पहली बात तो पिरिडीन भी एरोमेटिक भी होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले कुछ बातें इसमें लिख लीजिए। लिखिए इसमें पिरिडीन इज एरोमेटिक कंपाउंड, ऐसे लिखिए पिरिडीन इज 6 मेंबर एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इस तरह ज्यादा सही। देखिए पिरिडीन, पिरिडीन 6 मेंबर, 6 member heterocyclic aromatic compound। ठीक, तो इसका मतलब यह 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, जिसमें स्ट्रक्चर में देखिए 5 कार्बन एटम होते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 5 कार्बन एटम होते हैं और एक हेट्रो एटम जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। इसी के आगे लिखिए, इन विच, इसी के आगे लिखिए इन विच 5 कार्बन एटम, 5 कार्बन एटम and 1 नाइट्रोजन एटम, 5 कार्बन एटम and 1 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट।
तो आप ये बात सीख चुके हैं अब कि यह हेट्रोसाइक्लिक 6 मेंबर एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें 5 कार्बन एटम होते हैं और 1 नाइट्रोजन एटम होता है। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा और इसकी बातें करते हैं हम कि ये कहाँ पाया जाता है। पहली बात हम आपको बताएं, पिरिडीन को सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो इसको नए पॉइंट से आप बना के लिखिए। पिरिडीन इज एक्सटेंसिवली यूज्ड pyridine is extensively used as organic solvent ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि देखो, पिरिडीन भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी नॉन पोलर होते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक मतलब कहने का मतलब नॉन पोलर में सॉल्युबल होते हैं, पोलर में सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए कहा जाता है लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसे को तैसा घोलता है। ठीक, इसका मतलब पिरिडीन को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं। बात समझ आया? pyridine is extensively used as organic solvent। क्यों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं? क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सभी सॉल्युबल होते हैं। तो नए उसी का आगे लिख सकते हैं, देखिए बिकॉज ऑलमोस्ट मतलब ज्यादातर, ऐसा नहीं कि सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं इसमें पिरिडीन में, नहीं, जो पोलर टाइप होंगे वो नहीं होंगे। Because almost all organic compound soluble in pyridine। पिरिडीन में ज्यादातर ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं सॉल्युबल होते हैं। ये तो बात समझ चुके हैं आप कि ये सॉल्युबल होते हैं, क्यों होते हैं। ठीक, देखिए अभी हमने बताया था कि पिरिडीन जो होता है पाइराल के साथ और कोल तार के लाइट आयल फ्रैक्शन के रूप में भी पाया जाता है लिटिल अमाउंट में। तो अगला पॉइंट बना के लिखिए, pyridine is found along with पाइराल आप पढ़ चुके हैं ना, along with पाइराल एंड लाइट आयल फ्रैक्शन ऑफ कोल तार एंड इन लाइट आयल फ्रैक्शन ऑफ कोल तार। ठीक ना, चलो एक ही लिख देते हैं अलग, कोल तार। हमने क्या बताया, लाइट आयल फ्रैक्शन में कोल तार में पाया जाता है। एक्चुअली क्या होता है, जब पेट्रोलियम के हायर मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंडों का, हायर कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उनका जब प्यूरिफिकेशन यानी कि डिस्टिलेशन करते हैं तो 3 कंपोनेंटों में डिसोसिएट होता है, लाइट आयल, मिडल आयल एंड हैवी आयल में। तो जो कोल तार का जो लाइट आयल होता है जिसमें क्या होता है, पिरिडीन होते हैं, बेंजीन होते हैं, एनिलीन होते हैं, ये सारे कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ये सब होते हैं ना। और फिर मिडिल आयल में क्या होता है, नेफ्थलीन, ठीक, और हाई मॉलिक्यूलर वाले कंपाउंड होते हैं। जो हैवी मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड्स होते हैं कोल तार के, उसमें एंथ्रासीन या उससे ज्यादा कार्बन रिंग के कंपाउंड होते हैं।
ठीक, तो जो लाइट वाला पोर्शन होता है उसी में पिरिडीन पाया जाता है कोलतार के साथ, और पाइराल के साथ भी ये पाया जाता है, ठीक, लिटिल अमाउंट में। तो ये था पिरिडीन का इंट्रोडक्शन। पिरिडीन होता कैसे है, कहाँ पाया जा सकता है, इसका थोड़ा सा नेचर क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया। ठीक, चलिए अब सीखते हैं क्या ये एरोमेटिक है। हमने पहले ही बता दिया ये एरोमेटिक है। अब एरोमेटिक है तो क्यों है, ठीक, यानी कि नेक्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे एरोमेटिसिटी ऑफ पिरिडीन या एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ पिरिडीन। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे क्या, एरोमेटिसिटी ऑफ पिरिडीन। हेडिंग आप लिखिए एरोमेटिसिटी ऑफ पिरिडीन। एरोमेटिसिटी ऑफ पिरिडीन। पिरिडीन के एरोमेटिक कैरेक्टर कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये एरोमेटिक है। ठीक, देखिए किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कुछ कंडीशन। पहला, मॉलिक्यूल को साइक्लिक और प्लेनर होना चाहिए। इसका मतलब उस एटम में, उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होने चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात क्या कि पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होने चाहिए। और तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होना चाहिए, उसको हकेल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। हकेल्स रूल क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को हकेल्स रूल कहते हैं। इस अकॉर्डिंग किसी कंपाउंड में अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 18 पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है। इतनी बात समझ में आया। तो ये जो पिरिडीन होता है ये सारी कंडीशन को फॉलो करता है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है ना, हकल्स रूल को भी फॉलो करता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, भी आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो इसलिए ये एरोमेटिक होता है। तो आप नेक्स्ट स्टेटमेंट यही सब लिखना है आपको। लिखिए लिखिए पिरिडीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। पिरिडीन is aromatic compound, aromatic compound because, अब हम रीजन की बात करेंगे क्यों होता है ना, बिकॉज, क्योंकि पहला बात पिरिडीन साइक्लिक और प्लेनर होता है। ठीक, बिकॉज pyridine is it is cyclic and planar, because it is cyclic and planar. It is cyclic and planar molecule. अब बात आती है साइक्लिक और प्लेनर है, इसका क्या मतलब कि साइक्लिक प्लेनर का मतलब यही होता है कि प्लेनर कोई मॉलिक्यूल तभी हो सकता है जब इसपे सभी जो एटम होंगे वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होंगे। तो पिरिडीन में अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड पूरे रिंग में होता है, यानी कि इसलिए कह सकते हैं पिरिडीन के जो सभी एटम होते हैं किस स्टेट में होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होते हैं। ठीक, तो इसीलिए हमने लिखा है इट इज साइक्लिक एंड प्लेनर मॉलिक्यूल। तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होते हैं सभी। ठीक, तो हमने साइक्लिक प्लेनर की बात कर ली है। अब हम अगली पॉइंट के चलेंगे। क्या होता है कि पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन होता है। ठीक, इसलिए कह सकते हैं कि पिरिडीन रिजोनेंस
शो करता है। या इसमें आगे लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट हैज कॉन्जुगेशन इन होल रिंग। इट हैज कॉन्जुगेशन इन होल रिंग। होल रिंग, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है। इसका मतलब ये रिजोनेंस शो करेगा। रिजोनेंस क्या होता है आपको पहले बताया जा चुका है, कई बार सीख चुके हैं। अगर किसी कंपाउंड को दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर फॉर्म में बना के लिख सकते हैं तो एक दूसरे के रिजोनेंटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, और ऐसी प्रॉपर्टी अगर कोई मॉलिक्यूल शो करता है तो उसे कहते हैं ये रिजोनेंस शो कर रहा है। ठीक, रिजोनेंस जो होते हैं वो कंपाउंड क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं, एक्चुअली में एग्जिस्ट करते नहीं। इन सभी जो स्ट्रक्चर बनते हैं उनकी जो इंटरमीडिएट होता है उसे कहते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड, वही एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। ठीक, अब हम थर्ड बात करने जा रहे हैं कि यह हकल्स रूल को फॉलो करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यानी कि थर्ड पॉइंट हम आप लिखेंगे क्या, इट फॉलो हकल्स रूल। थर्ड पॉइंट हम ये लिखेंगे, इट फॉलोज हकल्स रूल। इट फॉलोज हकल्स रूल। ये हकल्स रूल को फॉलो करता है। ठीक, कैसे करता है अब हम इसे स्ट्रक्चर के थ्रू आपको सिखाते हैं। चलिए पहले हम पिरिडीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। पिरिडीन 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। हेट्रो एटम इसमें नाइट्रोजन होते हैं, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, पिरिडीन का। पिरिडीन, ठीक, ये पिरिडीन का स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब पिरिडीन का जब स्ट्रक्चर है तो अब आप बताइए क्या ये हकल्स रूल को फॉलो करता है। ठीक, हाँ करता है। क्यों, क्योंकि अभी देखते हैं, अकॉर्डिंग हकल्स रूल, अकॉर्डिंग हकल्स रूल, अकॉर्डिंग हकल्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल में 4n+2 पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में होने चाहिए या डीलोकलाइज्ड होने चाहिए, डीलोकलाइज्ड होने चाहिए। ठीक, इतने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होने चाहिए। जहां n की वैल्यू क्या हो सकती है हम बता दे रहे हैं आपको, वेयर n बराबर क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन हो सकते हैं। ठीक, ये तो हकल्स रूल की बात थी। अब इसको हम अप्लाई करते हैं। पहली बात देखो, इस पहले हम n की वैल्यू निकालते हैं। इस कंपाउंड में n की वैल्यू, पिरिडीन में n की वैल्यू कितनी होगी, तो पहले काउंट करो पाई इलेक्ट्रॉन पिरिडीन में कुल कितने हैं। एक पाई बॉन्ड, दो पाई इलेक्ट्रॉन, दो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ दूसरा पाई बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और 3 पाई बॉन्ड। जब टोटल 3 पाई बॉन्ड है इसमें, और इसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अभी हम पहले बता चुके हैं। क्योंकि अगर दोनों तरफ सिंगल बॉन्डेड होते नाइट्रोजन से कार्बन तो इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में हेल्प होता। ठीक, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्डेड है एक तरफ, इसलिए पाई बॉन्ड में इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ओवरऑल 2 पाई 4 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में पिरिडीन के डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब यहां से लिखते हैं ना, चलिए यहां देखते हैं, 4n+2 बराबर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन पूरे डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो हम यहाँ n की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, 4n इक्वल टू क्या होता है 6 - 2। ठीक, तो 4n इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 होगा, n बराबर कितना होगा 4/4 यानी कि 1। तो यहाँ पे n की वैल्यू पूरे पिरिडीन के लिए n आई। ठीक, जब n की वैल्यू 1 आ गई तो हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन टोटल कितने, n की वैल्यू इसमें पुटअप कर दीजिए, सीधे सीधे नंबर आप पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। चलिए उसको भी प्रूव करके देख लेते हैं। अगर इस फार्मूले में 4n
+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन, यही कैलकुलेट करना है। कितने होंगे वो देख लीजिए। अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं, +2 बराबर कितने होगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इस कंपाउंड में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है टोटल। ठीक, तो इसलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक है, सारे कंडीशन एरोमेटिसिटी को फॉलो करता है, इसलिए हम कह सकते हैं पिरिडीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक, चलिए अभी हमने बताया कि पूरे रिंग में इसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, तो ये रेजोनेंस भी शो करता है। चलिए ड्रा करके देखते हैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होगा और क्या होता है सारी चीजें को, है ना। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन इज एज बिलो, क्योंकि नीचे ही बनाएंगे ना, तो अगला पॉइंट टाइप का बना के लिखिए। लिखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन इज एज बिलो। ठीक, कैसे होता है यहां देखते हैं। चलिए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं अब पिरिडीन का। पिरिडीन को तो आप बना सीख गए होंगे, 6 मेंबर रिंग हेट्रोसाइक्लिक होता है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरह का कंपाउंड है। ये क्या है पिरिडीन है, पिरिडीन। ये कंपाउंड में देखो डबल बॉन्ड सिंगल है, डबल है, सिंगल है, डबल है, सिंगल, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है। नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है ना। ठीक, इसी स्ट्रक्चर को अगर हम ऐसे लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, चाहे वाई बॉन्ड इधर लिखें, थोड़ा सा बनाने में आसान रहेगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, चाहे डबल बॉन्ड इधर लिखें चाहे उधर। अब देखिए अगर देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, सिंगल है, फिर डबल, इसका मतलब ये कॉन्जुगेशन में है पाई बॉन्ड के। तो इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कैसे बन सकता है ये देखिए। यहाँ पे कार्बन और यहाँ नाइट्रोजन है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हेड एलिमेंट क्या है यहाँ पे नाइट्रोजन, यानी कि मीना यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन, और लेस इलेक्ट्रॉन यानी कि लीना क्या है यहाँ पे कार्बन। तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के ले लेगा, इस पे नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव, और इस ऑक्सीजन पे उस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, तो देखो तो यानी कि नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब हम ड्रा कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पहले से था, यहाँ डबल बॉन्ड पहले से, यहाँ पाई बॉन्ड पहले से। अब ध्यान से देखिए जब नाइट्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आपस में, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या है देखो, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पॉजिटिव सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में, इसका मतलब अगला भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा होगा। ठीक, अगला स्ट्रक्चर कैसे ड्रा होगा, अब देखो क्या होता है कि कार्बन अपने ऊपर चार्ज नहीं लेना चाहता तो क्या करेगा, ये वाला पॉजिटिव वाला इसको नेगेटिव दे देगा, ये आसानी से नेगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। पॉजिटिव चार्ज हमेशा रेजोनेंस, एक चीज जानिए कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे चार्ज का मूवमेंट हमेशा फर्स्ट पोजीशन से थर्ड पोजीशन को होगा, यानी कि अब पॉजिटिव चार्ज कहां पर मूव कर जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रा होंगे, ठीक ना, इस पे कौन सा चार्ज है पहले से निगेटिव चार्ज, ये जानते हैं आप। अब देखिए यहाँ पहले से क्या है डबल बॉन्ड था। ठीक, ये यहाँ देखिए इसको निगेटिव, तो यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड ओवरऑल यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएंगे।
अब देखिए इस सेंटर पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज मूव करके आया। अब बताइए नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज कहां पर मूव करेगा, पहला दूसरा तीसरा यहां मूव करेगा, और पाई बॉन्ड शिफ्ट होंगे इसके बीच में, है ना। कैसे होंगे ये देखिए यहाँ कुछ इस तरह से, है ना। कुछ इस तरह से जब शिफ्ट होगा तो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, है ना। यह क्या है, डबल बॉन्ड, है ना। और यहां भी डबल बॉन्ड हो जाएगा, और इस सेंटर पे नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज पहले से है भी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, पहले और तीसरे पोजीशन पर चार्ज मूव करके यहाँ आ गया। अब फिर क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव आपस में भी एक बॉन्ड बना लेंगे, पाई बॉन्ड, है ना। कैसे, ये देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये अपना नाइट्रोजन डोनेट कर देगा यहाँ पे, तो आसानी से बॉन्ड बन जाते हैं। तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से, है ना। अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ सिंगल था, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल है, और यहाँ डबल पहले से। तो ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को, कुछ जहां देखो पहले डबल बॉन्ड है, यहाँ इस स्ट्रक्चर में यहाँ सिंगल बॉन्ड, और फिर वहां सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यानी कि सिंगल और डबल बॉन्ड की पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि पाई बॉन्ड पूरे रिंग में सर्कुलेट होता रहता है, क्या डीलोकलाइज होता रहता है, किसी एक पर्टिकुलर एटम के बीच में फिक्स नहीं होता है। इसीलिए क्या करते हैं, इन दोनों सभी स्ट्रक्चरों का जो हाइब्रिड बनता है उसी को कहते हैं रिजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। एक्चुअली रिजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर ही एग्जिस्ट करता है ना, कुछ इस तरह से। और इसके बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पूरे रिंग में सर्कुलेट होते रहते हैं। तो देखो चीज जान जाओ, ये कैसे कह पाते हैं कि पूरे रिंग में सर्कुलेट हो रहा है। स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा गया कि यहाँ जो डबल बॉन्ड है यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इसका क्या मतलब, न कहीं कंप्लीट डबल बॉन्ड होता है न कहीं कंप्लीट सिंगल बॉन्ड होता है, बल्कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं। आप जानते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड ले तो 1.54 एंगस्ट्रॉन होती है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो 1.34 एंगस्ट्रॉन होती है। बात समझ रहेगी। तो जो इसका बॉन्ड लेंथ होती है सिंगल बॉन्ड से छोटा और डबल बॉन्ड से बड़ा होता है। जब इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा गया, मेजर किया गया बॉन्ड लेंथ को, ठीक, अल्ट्रावायलेट रेज से, तो पता चला कि नहीं ये कंपाउंड जो है एक्चुअली में यही एग्जिस्ट करता है। इसीलिए इसको कहते हैं क्या, रिजोनेंस हाइब्रिड, रिजोनेंस हाइब्रिड। ये रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ये सभी जो स्ट्रक्चर बने हैं, पहला स्ट्रक्चर, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा स्ट्रक्चर, ये सभी कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के दो और नाम होते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये था रिजोनेंस, या कह सकते हैं एरोमेटिसिटी क्या होती थी, पेरिडीन में एरोमेटिक कैरेक्टर क्या थे, इंट्रोडक्शन क्या था, ये सारी चीजें हमने आपको डिस्कस किया। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ पेरिडीन, जैसे पढ़ते आए हैं तक। तो हेडिंग आप लिख लेंगे क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ पेरिडीन, ठीक, बस आज यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, उम्मीद है इतनी चीजें आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ओके, थैंक यू।